नमस्कार सभी को। मैं अनूप कुमार पांडे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय से इस छठे व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले व्याख्यान में पांचवें व्याख्यान में हमने अधिगम के बारे में पढ़ा था। एक प्रेक्षक का हमारे पास वैयक्तिक रूप से फ़ोन आया था कि कोई व्यक्ति अगर कोई अल्कोहल ले लेता है या कोई ड्रग्स ले रहा है, उसके कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उस परिवर्तन को अधिगम कहेंगे या नहीं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में पांचवें व्याख्यान में इसका चर्चा किया था कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, जिसमें अनुभव के आधार पर जब भी व्यवहार में होने वाला कोई स्थायी परिवर्तन होता है, उसी को अधिगम कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति अगर अल्कोहल ले रहा है या फिर कोई ड्रग्स ले रहा है, उस ड्रग्स के कारण किसी व्यक्ति में शिथिलता आ जाती है, शिथिल हो जा रहा है उसका हाथ पैर, और वो पूर्व सदृश व्यवहार नहीं कर रहा है, तो यह अल्कोहल का असर है, न कि उसका अधिगम है। जैसे अल्कोहल का असर समाप्त होगा, वैसे वो व्यक्ति फिर से पिछला व्यवहार ही दोहराएगा। इसलिए ऐसे व्यवहार को कभी भी अधिगम नहीं कह सकते। स्पष्टतः इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आइए अब हम छठे व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। इस व्याख्यान में हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाओं को देखे थे। अब हम अधिगम के सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। पहला बिंदु है अधिगम के सिद्धांत से आशय। मित्रों, सिद्धांत शब्द जहाँ भी आता है, सामान्य लोक भाषा में हम जानते हैं कि एक पक्ष और प्रतिपक्ष, विपक्ष, इन दोनों में आपस में जब किसी बिंदु पर परिचर्चा होती है और दोनों ही मिलकर के किसी एक मत पर जहाँ सहमत हो जाते हैं, उसी को सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किंतु मनोवैज्ञानिक जगत में जब भी विज्ञान शब्द आता है, तो विज्ञान का अर्थ ही है ऐसा ज्ञान जिसको कोई भी कभी भी प्रमाणित कर सके। कैसे प्रमाणित करेगा? प्रयोग करके प्रमाणित कर सकता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के लिए हमेशा किसी भी वस्तु का भौतिक अस्तित्व होना अनिवार्य है। आप लोग पढ़े भी होंगे, हम लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में ही पहले मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। लेकिन दर्शन शास्त्र के जो जीव जगत, ईश्वर, इन चीज़ों को का भौतिक स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम छू सके, तोड़ सके, फोड़ सकें, प्रमाणित कर सकें, घिस सकें। तो इसलिए मनोविज्ञान शब्द को लाने के लिए हमें व्यवहार तक जाना पड़ा। पहले सोल ऑफ साइंस मनोविज्ञान का नाम हुआ करता था, बाद में जाके चौथे स्तर पर आके ये परिष्कृत हुआ, और आज मनोविज्ञान को साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। तो विज्ञान जब आ गया, तो विज्ञान में क्या चाहिए? प्रयोग चाहिए और प्रमाणीकरण की स्थिति चाहिए। तो अधिगम के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में संपदा से क्या तात्पर्य है कि किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया गया एक व्याख्यात्मक कथन। व्याख्यात्मक कथन अर्थात ऐसा कथन जो स्पष्ट हो, पूर्णतः हर एक उसके अंग उपांग स्पष्ट किए गए हों, और वह मूर्त प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित हो। मूर्त प्रयोग मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया हो, उसका भौतिक जो है वो भौतिक रूप से उसको प्रमाणित किया गया हो, वेरीफाई किया गया हो, उसको पुनः प्रमाणित किया गया हो। तो ऐसे मूर्त प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित एक व्याख्यानात्मक जो कथन हो गई, व्याख्यानात्मक कथन अर्थात सांगोपांग रूप से वर्णित किया जाना, इसी को व्याख्यानात्मक कहेंगे। तो किसी भी मूर्त प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित कोई भी व्याख्यात्मक जो कथन होगी, और वो किसी अवधारणा के स्पष्ट करने के लिए होगी, उसे हम सिद्धांत कहेंगे। जब अधिगम सिद्धांत की बात होती है, तो अधिगम के क्षेत्र में घटित होने वाली तमाम स्थितियों, परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक पद्धति से कई बार निरीक्षण किया,
विश्लेषण किया और उसका अर्थापन किया। एनालिसिस करने के बाद वास्तविकता क्या निकल रहा है, ग्राह्यांश क्या निकल रहा है, इन सब को लेकर के एक जो संगठित विचार प्रस्तुत किया। संगठित अर्थात एक वाक्य में प्रस्तुत किया जाने वाला विचार, संपूर्ण प्रयोग को प्रति पद एक एक पंक्ति से स्पष्ट किया जाए, वो सिद्धांत नहीं हो सकता है। संपूर्ण का निष्कर्ष जहाँ एक वाक्य में स्फटित किया जाए, एक वाक्य में बताया जाए, उसी को संगठित विचार कहते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में इसी को हम सिद्धांत के नाम से जानेंगे। किसको सिद्धांत के नाम से जानेंगे? जहाँ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक पद्धति का आश्रय करके व्यक्ति के व्यवहारों का बहुधा निरीक्षण किया, परीक्षण किया, विश्लेषण किया और अर्थापन किया। अर्थापन मतलब निष्कर्ष को निकाल करके स्पष्ट किया और फिर एक विचार प्रस्तुत, एक स्टेटमेंट दिया। उसी स्टेटमेंट को अधिगम के सिद्धांत के नाम से हम जानेंगे। अब हम अधिगम के कुछ सिद्धांतों के विषय में क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, चूंकि यह अधिगम सिद्धांत के क्षेत्र में पहला सिद्धांत था, इसीलिए इसको प्राचीन अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन भी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के प्रसिद्ध शरीर मनोवैज्ञानिक I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। इन्होंने पाचन तंत्र के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए। फलतः 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। मित्रों, इनकी जो प्रयोग की पद्धति थी, उसके लिए इन्होंने एक कुत्ते को लिया और उसकी गल ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि, उसको काट करके एक थैले में एक पाइप लगा करके उसके लार को टपकाने की व्यवस्था की। इनका संपूर्ण प्रयोग नियंत्रित दशा में किया गया था, अर्थात कुत्ते को पकड़ करके एक नियंत्रण में उन्होंने रखा। उसके गले के पास, ये जो हम भी देखे हैं, हमारे जीभ के ठीक नीचे हमारी लार ग्रंथि आकर के खुलती है, तो गले के पास से इस लार ग्रंथि को काटा और उसमें एक पाइप लगा करके ऑपरेशन करके एक थैले में रखा कि कुत्ता कुछ देर देखने के लिए, मापने के लिए कि कितना लार टपकाता है। इन्होंने अपने प्रयोग को 3 टुकड़ों में बांटा। पहला जो हिस्सा था वो अनुकूलन से पूर्व की अवस्था कहलाता है, दूसरा जो हिस्सा था उसको अनुकूलन की अवस्था कहते हैं और तीसरा जो हिस्सा है उसको अनुकूलन के बाद की अवस्था। तो जो पहले अवस्था है अर्थात अनुकूलन के पूर्व की अवस्था, उसके लिए उन्होंने 10 दिनों का समय लिया, 1 दिन से लेकर के 10वें दिन तक। इसमें क्या किया कि कुत्ते को भूखे रखते थे। भूखे रखने के बाद एक निश्चित समय पर कुत्ते को भोजन दिखाते थे और भोजन देख करके कुत्ता लालाश्रव करता था, लार टपकाता था। लार का चूंकि उन्होंने उस ग्रंथि को काट करके ऑपरेशन करके और एक थैले में लगा रखा था, तो उसमें वो मापते थे कि कुत्ता कितने देर तक लालाश्रव कितना करता है। आपको ही ही होगा, आप जब कुत्ते को पुचकारिए, बुलाइए, थोड़ी देर तक तो आपके पास आएगा पूंछ हिलाता, लेकिन आप जब कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे उसके साथ, थोड़ी देर बाद वो घूम करके चला जाएगा, जाके बैठ जाएगा। वही स्थिति कुत्ते की होती थी। कुछ देर तो वो लालाश्रव करता था, लेकिन जब भोजन नहीं दिया जाता था तो फिर वो अपनी सामान्य दशा में आ जाता था। तब उन्होंने वो माप लेते थे कि इतनी मात्रा में इसने लार टपकाया, उसके बाद भोजन कुत्ते को दे देते थे। इस प्रक्रिया को उन्होंने पहले दिन से लेकर के और 10वें दिन तक, अर्थात लगातार 10 दिन तक जारी रखा। इसको अनुकूलन से पूर्व की अवस्था कहते हैं। अर्थात क्या किया, भूखे कुत्ते को रखते थे, एक निश्चित समय पर कुत्ते को भोजन दूर से दिखाते थे और मापते थे कितना लार टपका रहा है, उसके बाद से भोजन उसको दे देते थे। सिर्फ उनका उद्देश्य था लार कितना टपका रहा है इसको मापना। ये अनुकूलन से पहले की अवस्था। फिर अनुकूलन की अवस्था, अगले जो दूसरा स्टेज था उसका उन्होंने नाम रखा अनुकूलन की अवस्था। इस अनुकूलन की अवस्था में उन्होंने क्या किया कि भोजन देने से पूर्व एक बेल बजाते थे, घंटी की ध्वनि सुनाते थे, घंटी की ध्वनि सुनाते थे और तुरंत कुत्ते के सामने भोजन दिखा देते थे। कुत्ता वही प्रतिक्रिया करता था। अब देखिएगा, पहला जो स्टेज रहा उसमें जो उद्दीपक था वो वास्तविक था। उद्दीपक वास्तविक अर्थात भोजन को देख करके लार का टपकाना, ये वास्तविक अनुक्रिया कुत्ता करता था। अर्थात उद्दीपक मतलब
स्टिमुलस भी वास्तविक था, रियल था, और उसकी जो प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स होती थी कुत्ते की वो भी रियल वास्तविक हुआ करती थी। दूसरे स्टेज में उन्होंने क्या किया, एक अवास्तविक उद्दीपक को लिया। अवास्तविक उद्दीपक क्या था, घंटी की ध्वनि, और वास्तविक उद्दीपक क्या था, भोजन। इन दोनों को बेल बजाते थे और तुरंत भोजन को दिखा देते थे। तो एक वास्तविक उद्दीपक के साथ अवास्तविक उद्दीपक अर्थात घंटी की ध्वनि को जोड़ रहे थे, अनुकूलन कर रहे थे। इस प्रक्रिया को उन्होंने 10 दिन तक किया। अब ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जैसे बेल बजाते थे कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था, भोजन को बिना देखे भी। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने यह अभ्यास बना लिया कि जैसे बेल बजता है उसके बाद उसको भोजन दिया जाता है। तो उसका अभ्यास ऐसा बन गया कि घंटी की ध्वनि सुनने मात्र से ही कुत्ता लालास्राव शुरू कर देता था, लार टपकाना शुरू कर देता था। इस अवस्था को क्या बोला उन्होंने, अनुकूलन की अवस्था। फिर वो मापते थे कि कितने देर लार टपका रहा है। अगली जो तीसरी अवस्था थी उसको बोला उन्होंने अनुकूलन के बाद की अवस्था। अब क्या करते थे वो, पहले में वास्तविक उद्दीपक था और वास्तविक अनुक्रिया होती थी। वास्तविक उद्दीपक भोजन और वास्तविक अनुक्रिया लार का टपकाना। दूसरा जो स्टेज था अनुकूलन का अवस्था, अर्थात 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक उन्होंने क्या किया, अवास्तविक उद्दीपक भोजन घंटी बजाई और वास्तविक उद्दीपक भोजन को प्रस्तुत किया। और इन दोनों के प्रतिफल स्वरूप कुत्ते ने वास्तविक अनुक्रिया की, लार टपकाया। तीसरी जो अवस्था है उस अवस्था को अनुकूलन के बाद की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को सिर्फ बेल बजाते थे, अर्थात वास्तविक उद्दीपक को हटा दिया और अनुकूलन किए थे अवास्तविक उद्दीपक का, तो सिर्फ बेल बजाते थे और कुत्ता वही वास्तविक अनुक्रिया करता था, अर्थात वो लार टपकाता था उतनी ही मात्रा में। अब देखिएगा तीनों स्टेज में यह फर्क हुआ कि पहले सिर्फ वास्तविक उद्दीपक देके उसकी आदत बनाए, दूसरे में भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को जोड़ दिया, और तीसरी अवस्था में भोजन को पूर्णतः हटा दिया, सिर्फ घंटी बजती थी और कुत्ता उतना ही लालासर लार टपका देता था। तो इन्होंने क्या किया, यही रिफ्लेक्शन किया। किसका रिफ्लेक्शन, भोजन का रिफ्लेक्शन कर दिया, किसके साथ, घंटी की ध्वनि के साथ, प्रतिरूपण इसका हो गया। और इसमें एक कंडीशन अपनाया। कंडीशन क्या, पहले कुछ दिन आदत लगाए वास्तविक उद्दीपक के साथ, फिर बाद में वास्तविक उद्दीपक को हटा दिया और अवास्तविक उद्दीपक देने मात्र से भी उतनी ही अनुक्रिया और वही अनुक्रिया कुत्ता करता रहा जैसा कि वास्तविक उद्दीपक के साथ करता था। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों को सिखाने के लिए भी हम इस सिद्धांत का प्रयोग कक्षाओं में कर सकते हैं। बच्चों को जिस चीज़ में उसकी रुचि है उस चीज़ के साथ अवास्तविक चीज़ों को भी जोड़ दिया जाए। और बच्चा को पता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो उसकी खेल में रुचि है और पढ़ाई में, गणित में उसकी रुचि नहीं है। ऐसे बच्चे को आप खेलने के लिए मैदान तक ले जाइए और उसको ऐसे कार्य दीजिए, उसको कुछ स्कोर बोर्ड की काउंटिंग का कार्य दे दिए, स्कोरिंग करे वो, किसका रन कितना बना, किसका विकेट कितना हुआ, कितना पहले था, कितना बाद हुआ, कितने में जीत हार हुआ। वो जो भी स्कोरिंग करते करते उसकी खेल में तो रुचि है लेकिन गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वो पता ही नहीं चलेगा कि वो कब इतना ज़्यादा रुचिपूर्ण होकर इन जोड़ घटाव को करना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं अनुकूलन, खेल के साथ गणित का अनुकूलन कर देना। ऐसे करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसा मानना था पावलोव का। दूसरा सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसको SR थ्योरी भी बोलते हैं। बॉन्ड इसमें होता है, बॉन्ड का अर्थ है अनुबंधन। S का मतलब है स्टिमुलस, R का मतलब है रेस्पॉन्स, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोलंबिया संप्रदाय के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक अपने शोध प्रबंध में, PhD की इनकी थीसिस थी द एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें किया था। बाद में इस थीसिस का प्रकाशन हुआ 1898 ईस्वी में, और बाद में फिर उसका 1911 में पुनः एक बार और प्रकाशन हुआ था, लेकिन पहले को ही हम मानते हैं 1898 ईस्वी में प्रथमतया प्रकाशित हुआ था। मित्रों, पहले ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ करते थे थॉर्नडाइक, बाद में कैटल ने इनको बुलाया था, बुलाने के बाद ये कोलंबिया चले गए और वहाँ जाकर के उनके अंडर में इन्होंने अपने थीसिस को पूरा किया। इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें अधिगम के 3 नियमों का मुख्यतः प्रतिपादन किया है। पहला नियम है
तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। तत्परता से तात्पर्य है किसी भी गोल को, लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति जितना तत्पर होगा उतना ही उसका अधिगम बेहतर होगा। अभ्यास का नियम दो प्रकार का है, अभ्यास और अनभ्यास। अभ्यास करेंगे जो चीज़ वो हमारे व्यवहार में ढला रहेगा, आसानी से कर पाएंगे, और अनभ्यास जो छीट जाएगा हमसे, वो बहुत दिन बाद फिर वो चीज़ें हमें याद ही नहीं रहेंगी। और इस सिद्धांत को हम, और तीसरा जो नियम है इसका वो प्रभाव का नियम है। प्रभाव अर्थात कार्य की पूर्ति के बाद जो प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिलता है, वो अगर पॉजिटिव मिलता है, सकारात्मक मिलता है, तो पुनः प्रतिक्रिया करने के लिए हम तैयार होते हैं, और वो अगर नकारात्मक मिलता है तो हम प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से तैयार नहीं होते हैं। इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसको ट्रायल एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायल, बार बार ट्राई करने से, बार बार एरर करने से धीरे धीरे हम अपने कार्य को सीख जाते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग मुख्यतः एक बिल्ली के ऊपर किया था। इस प्रयोग के लिए इन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया। उसमें एक नीचे ऐसा लगा हुआ था बटन, जिसके दबने से वो उसका दरवाज़ा खुल जाता था, और पिंजरा चूँकि दिखाई देने वाला था, इसीलिए बाहर एक मछली को रख दिया। बिल्ली को मछली बहुत पसंद है, तो जैसे भूखी बिल्ली को पिंजरे में डालता था वो इधर उधर छटपटाने लगती थी, और बिल्ली को खाने के लिए बिल्ली जो है वो मछली को खाने के लिए कई प्रयास करती थी, इधर उधर उछल कूद मचाती थी, पंजे मारती थी। उसी में जाते जाते एकाएक एक बार क्या हुआ कि वो जो बटन होता है उसका स्विच दब जाता है, कुंडी खुल जाती है और बिल्ली पिंजरे से बाहर आ जाती है, भूखी रहती है, आके मछली खा लेती है, उसकी तृप्ति हो जाती है। इस प्रयोग को उन्होंने कई बार किया। कई दिन करने के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि सीधे जैसे भूखी बिल्ली को पिंजरे में डालते थे, वो सीधे जा करके वो कुंडी खोलती थी और निकल करके जा करके मछली को खा लेती थी। अर्थात कई उसने प्रयास किया, बिल्ली ने कई बार उसकी गलतियां हुई, त्रुटि हुई, और इस प्रयास और त्रुटि के माध्यम से एक बार वो सफल हो गई। उसके बाद जब भी जाती थी सीधे जा करके वो बटन दबाती थी, गेट खोलता था पिंजरे का, और जा करके वो मछली को खा लेती थी। इसीलिए इस प्रयोग को इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा है। दूसरा, इसको अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन मतलब बॉन्ड होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया में, दोनों में यहाँ पर अनुबंधन का होना आवश्यक। उद्दीपक कौन है? उद्दीपक मछली के लिए, मछली जो है वो बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रही। अगर मछली नहीं रहती तो बिल्ली अनुक्रिया करने के लिए बाध्य नहीं होती, या फिर वो मछली मान लीजिए पत्थर की होती, ऐसी आकृति बना के रख दी गई होती, तो बिल्ली को प्रतिपुष्टि, हमने जो 3 नियम देखा था, एक तो तत्परता, अभ्यास, और तीसरा जो था वो प्रयास उसका, तो वो प्रयास ही नहीं करती दोबारा। तो तत्पर भी थी, अभ्यास भी किया, प्रयास तब किया जब उससे फीडबैक बेहतर मिला। तो उद्दीपक था यहाँ पर वो मछली, अनुक्रिया बिल्ली के द्वारा की गई, इन दोनों के मध्य बॉन्ड हुआ, अनुबंधन हुआ। इसीलिए इस सिद्धांत को स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही व्यवहारवादियों का प्रसिद्ध सिद्धांत है। आगे चल कर मनोवैज्ञानिक जगत में बहुत सारे कार्य हुए एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से। ये एसआर बॉन्ड थ्योरी और आरएस बॉन्ड थ्योरी दोनों को पढ़ने के बाद हम इनमें अंतर करेंगे अगले व्याख्यान में। मित्रों, अगला तीसरा सिद्धांत है, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसका नाम क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिपादन अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया था। इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताया, एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा सक्रिय व्यवहार। पहले इनको आप समझिए। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को ये कहते हैं जो हम रेस्पोनेंट बिहेवियर। रेस्पोनेंट बिहेवियर से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी व्यवहार को करने के लिए बाध्य होता है, और दूसरा जो होता है वो सक्रिय व्यवहार होते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर से तात्पर्य है व्यक्ति इस बिहेवियर को स्वयं ऑपरेट करता है, स्वयं संचालित करता है। अब दोनों में अंतर देखिए। रेस्पोनेंट बिहेवियर क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को मच्छर काट रहा है,
तो यकायक हमारा हाथ उठ करके मच्छर काटने वाले स्थान पर चला जाएगा, चाहे मच्छर दिखाई दे या नहीं दे। हम बाध्य हैं प्रतिक्रिया करने के लिए। ऐसे बिहेवियर को, ऐसे व्यवहार को प्रतिक्रियात्मक व्यवहार बोलते हैं। इसको रेस्पोनेंट बिहेवियर के नाम से इन्होंने बीएफ स्किनर ने संबोधित किया है। और दूसरे को कहा है ऑपरेंट बिहेवियर, इसको सक्रिय व्यवहार कहा है। ऑपरेंट बिहेवियर अर्थात व्यक्ति जो है उस पर निर्भर करता है कि उस व्यवहार को करे या नहीं करे। जैसे मान लीजिए आपका रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, बेल बजाता है, तो ये आप पर निर्भर है कि आप दरवाज़ा खोलें या नहीं खोलें। आप बाध्य नहीं है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन जब मच्छर काट रहा था तो आप बाध्य थे हाथ उठा के वहाँ तक ले जाने के लिए। कई बार कुछ ऐसी चीज़ आ रही है हमारे आँखों के पास, तो हमारी आँखें खुद ही पुतलियाँ जो हैं आँखों को बंद कर लेती हैं। ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। सक्रिय व्यवहार ऐसा नहीं हो। सक्रिय व्यवहार व्यक्ति पर निर्भर होता है कि उस व्यवहार को संपादित करे या नहीं करे। तो इनका जो स्किनर का प्रयोग है वो सक्रिय व्यवहार पर केंद्रित है। और इन्होंने एक चूहे पर अपना प्रयोग किया था। चूहे के लिए इन्होंने एक बॉक्स बनाया था विशेष, उसको स्किनर बॉक्स के नाम से मनोवैज्ञानिक जगत में जानते हैं। इन्होंने क्या किया, उस चूहे को उस बॉक्स में डाल देते थे। ऐसा था, उसमें चारों तरफ से अंधेरा हुआ करता था। एक लीवर ऐसा लगा था इसमें भी, जो लीवर, एक बार चूहा जब उसमें गया तो उछल कूद मचाता था इधर, उसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। एक बार उसके पंजे से लीवर दब जाता है, फिर उसमें उस पिंजरे में रोशनी होती है बॉक्स में, और रोशनी होने के साथ ही उसको भोजन मिल जाता है, तो वो भोजन कर लेता है। ऐसे करके धीरे धीरे उसने कई बार इस कार्य को किया और निचोड़ यह निकाला कि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उस पर डिपेंड करता है कि वो कार्य करे या नहीं करे। प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति नहीं सीखते हैं, अपितु व्यक्ति में स्वयं की सक्रियता होनी चाहिए, तब व्यक्ति सीख सकता है। जैसे इनका चूहा है, चूहे पर आधारित है, चूहा प्रतिक्रिया करे या नहीं करे। ठीक है, तो इस बिहेवियर, इस सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, इसको क्रियाप्रसूत अनुकूलन भी कहते हैं। क्रियाप्रसूत अर्थात इसमें उद्दीपक दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसको आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको रेस्पोनेंट, जो रेस्पॉन्स पहले होता है, स्टिमुलस बाद में मिलता है। पहले में क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन में स्टिमुलस पहले आता था, उद्दीपक, बिल्ली को मछली दिखाई देती थी। इन दोनों का आप अंतर समझिए एक बार। जो एसआर थ्योरी था, एस में स्टिमुलस था और फिर रेस्पॉन्स होता था। बिल्ली को स्टिमुलस अर्थात मछली दिखाई देती थी, तब वो प्रतिक्रिया करती थी। लेकिन चूहे को एक अंधेरे बॉक्स में रखा गया है, जहाँ पर न उसको भोजन नहीं दिखाई दे रहा है, उसको रोशनी नहीं दिखाई दे रही, फिर भी वो कुछ व्यवहार कर रहा है। करते करते एकाएक उससे वो लीवर दब जाता है, उसमें रोशनी भी होती है और भोजन भी होता है। फिर भोजन उसके पुनर्बलन का कार्य करता है, वो भूखा है तो अपना कार्य कर रहा है। तो इसका पूर्ण व्यवहार, पहले इसमें प्रतिक्रिया होती है, बाद में उद्दीपक मिलता है। तो पहले रेस्पॉन्स हो रहा है और बाद में स्टिमुलस मिल रहा है, इसीलिए इसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस आरएस थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आप मुख्य अंतर इन दोनों में कीजिएगा। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो एसआर थ्योरी है, उसमें उद्दीपक पहले बिल्ली को मछली उद्दीपक के रूप में पहले दिखाई देती है, तब बिल्ली रेस्पॉन्स करती है, अर्थात स्टिमुलस दिखाई देने पर रेस्पॉन्स कर रही है। लेकिन चूहे को स्टिमुलस नहीं दिखाई, ये रेस्पॉन्स पहले कर रहा है और बाद में स्टिमुलस उसको मिल रहा है, बाद में उद्दीपक की प्राप्ति हुई। इसीलिए इसमें रेस्पॉन्स पहले है, स्टिमुलस बाद में, इसलिए इसको आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगला सिद्धांत, चौथा, सूझ का सिद्धांत के नाम से जाने जाता है। और यह सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादियों का है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का है। इससे पूर्व जो हमने पढ़े वो सब व्यवहारवादियों का सिद्धांत था। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का आधार ही है इस समय। और सूझ का सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों का है। गेस्टाल्ट को अवयववादी कहते हैं। और इसमें मुख्यतः 3 मनोवैज्ञानिक थे, उल्फगंग कोहलर, मैक्स बर्दाइमर और के कोफका। लेकिन यहाँ पर कोहलर ने ये जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद टेनरिफ द्वीप पे जा करके बहुत सारे प्रयोग किए। ये वनमानुषों को पकड़ करके लाया और प्रयोग किया।
उनमें से एक इसका सबसे जो बुद्धिमान बनमानुष था, जिसका नाम इसने सुल्तान रखा था, उसके ऊपर इसने दो प्रकार के प्रयोग किए। पहला तो छड़ी आधारित प्रयोग और दूसरा बॉक्स आधारित प्रयोग। तो छड़ी आधारित प्रयोग में क्या किया कि बनमानुष को एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे में छड़ी रख दिया दो तरह की, और पिंजरे के बाहर केला रख दिया। बनमानुष को केला बहुत पसंद है, तो वो पहले हाथ से पिंजरे के बाहर हाथ डाल करके केले को पाने का प्रयास किया, खींचने का, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा। बाद में वो छड़ी लेकर के खेलने लगा। खेलते खेलते एकाएक उसके मस्तिष्क में एक सूझ आई, एक इंसाइट आई कि इस डंडे से केले को खींचा जा सकता है, और वो प्रयोग किया, डंडे से केले को खींच करके केला खा लिया। फिर दो डंडों को केले के थोड़ी दूरी पर रखा, दो डंडों को आपस में जोड़ना सिखाया उसने सुल्तान को। उसके लिए क्या किया कि दो डंडे ऐसे रखा जो आपस में जुड़ सकते थे, फिट हो सकते थे एक दूसरे के अंदर। केले को थोड़ी दूरी पर रख दिया। तो पहले एक डंडे से प्रतिदिन के तरह ये बनमानुष जो है केले को खींचने का प्रयास किया, लेकिन केला दूर रखा था। फिर वो दोनों डंडे को लेकर खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक दो दो डंडे आपस में फिट हो गए और लंबे हो गए। लंबा होने के बाद वो फिर केले को खींच करके खा लेता है। फिर दूसरा इसका प्रयोग था बॉक्स वाला। बॉक्स में उसने क्या किया कि पिंजरे के छत में केले को लटका दिया, जो कि बनमानुष से ऊपर था, और बॉक्स दो ठो बॉक्स रख दिया उस कमरे में, इधर उधर बिखेर दिया। पहले बनमानुष आया, उछल कूद किया, केला पाने का प्रयास किया, उसको केला नहीं मिला। वो जाकर बॉक्स पे बैठता था, इधर उधर घूमता था। धीरे धीरे उसको समझ में आया, उसने बॉक्स को खींच करके लाया, केले के नीचे रखा, उस पर खड़ा होकर केला खा लिया। फिर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखना भी सिखाया था कोहलर ने उसको। दो बॉक्स रखा, एक बॉक्स को पहले ऊपर खड़े होकर के उस दिन केले को थोड़ा ऊपर बांध दिया, प्रयास किए, केला पाने का नहीं पा सका। बाद में उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उस पर चढ़ करके केला प्राप्त कर लिया था। इस तरह से कोहलर का यह कहना था कि व्यक्ति को सीखने के लिए इंसाइट स्वतः आती है, इंसाइट अर्थात सूझ स्वतः आता है। जब व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है तो उस समस्याओं के लिए व्यक्ति कई तरह का प्रयोग करता रहता है। इस प्रयोग की प्रक्रिया में यकायक समस्या के समाधान के लिए कुछ जो है उसके मस्तिष्क में सूझ जाता है, ऐसा सूझ आ जाता है। इस सूझ के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है नई चीज़ों को। इसी सूझ को परिष्कृत भाषा में अंतर्दृष्टि भी कही जाती है। इसीलिए इस सिद्धांत का दूसरा नाम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। और सूझ का अर्थ क्या है? इंसाइट, स्वतः सूझ होना। समस्या आने पर व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वतः युक्ति का आना, टेक्निक का आना, तरीका का आना ही सूझ है। इस प्रकार से ये चार महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं अधिगम के, जिनको हमने पढ़ा। पहले का प्रयोग अनुकूलन के साथ, दूसरे का प्रयोग अनुबंधन के साथ था। जैसे कक्षा में कोई छात्र है या आपका स्वयं घर का बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको उद्दीपक कोई रख दिए। थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर मैं कह रहा हूँ, उद्दीपक कोई रख दीजिए कि तुम पढ़। अक्सर हम रखते भी हैं कि 10वीं में प्रथम श्रेणी में पास होगे तो तुम्हें साइकिल दी जाएगी, मोटरसाइकिल दी जाएगी, मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा, और बच्चे उस उद्दीपक को मान करके आगे चलते हैं। उसी प्रकार जो स्किनर का प्रयोग है, जिसमें उद्दीपक नहीं दिखाया गया है, उसमें बच्चे को एकाएक कोई बेहतर कार्य कर रहा है तो उसको बिना बताए कुछ पुरस्कार दिया जाए। उस पुरस्कार से वो आह्लादित, फिर बताया जाए तुमने यह काम बेहतर किए इसलिए तुम्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। और ये फीडबैक, पुरस्कार ही उसको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। उसी प्रकार सूझ सिद्धांत यह है कि छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं उत्पादित किया जाए ताकि उनके मस्तिष्क का विकास हो और वो स्वतः समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ें। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और अधिगम के सिद्धांत हैं, लेकिन प्रायः इनमें से प्रश्न कम आते हैं और इनको यहाँ एक एक को पढ़ना समझना भी बहुत जो है समय साध्य है। अगर आपको लगता है कि इनको डीप में जाना है तो आप वैयक्तिक रूप से या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो ज़रूरत होगी तो मैं इस पर फिर आगे विस्तृत रूप से चर्चा कर लूँगा। इसमें से कुछ सिद्धांत है जैसे टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम मतलब साइन मार्क। टॉलमैन का कहना है कि व्यक्ति को हमेशा कार्य करने के लिए कोई न कोई साइन याद रखता है, कोई चिन्ह याद रखता है और उसी चिन्ह के आधार पर आगे बढ़ता है। जैसा कि आजकल तर्क शक्ति हम देखते हैं, या रिश्ते संबंधी हमारे सामने प्रश्न पूछा जाता है
कि आपके भाई के बेटे का जो भी रिश्ते संबंधी प्रश्न, तो इसमें हमेशा साइन मार्क अगर आप बैठा लेंगे, आप उस सवाल को अपने घर वालों पर, अपने आप पर आरोपित कर दीजिए कि मैं हूँ, मेरा भाई ये है, भाई का जो है, भाई की पत्नी ये है, उसका बेटा ये है, इसका मामा ये है। ऐसे अगर आप चिन्ह मार्क कर देंगे तो बड़े आसानी से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो टॉलमैन का कहना था व्यक्ति इसी चिन्ह अधिगम के माध्यम से सीखता है। कूट लेविन का है क्षेत्र सिद्धांत, इसने यह कहा कि जब भी व्यक्ति के जीवन में एक समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने के लिए वो मार्गांतिक दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है और समस्या का समाधान कर लेता है। इसी माध्यम से व्यक्ति सीखता है आजीवन। फिर हल का सबलीकरण सिद्धांत है, ये रेनफोर्समेंट सबलीकरण पर ध्यान देता है, फोर्स करता है। ये कहता है कि व्यक्ति को पुनर्बलन प्रदान किया जाए, प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए, ताकि व्यक्ति कार्य करने के लिए हमेशा ही किसी भी व्यक्ति को सिर्फ नकारात्मक फीडबैक न दिया जाए, नेगेटिव फीडबैक न दिया जाए, नकारात्मक प्रतिपुष्टि न दी जाए, अभी तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। भले वो गलत किया है, प्रयास तो किया है, तो प्रयास किया है तो सकारात्मक रूप से उसको प्रोत्साहित करिए आगे बढ़ने के लिए, फिर वो बेहतर कार्य करने लगे। फिर बंडूरा का प्रतिरूपण सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आजकल बहुत प्रचलित है, और संज्ञानात्मकता से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति में पहले से संज्ञानात्मकता होती है, उसके विकास करने में अध्यापक सहयोगी हो, न कि उद्दीपक को प्रस्तुत करके जबरदस्ती किसी क्षेत्र में भेजने का प्रयास करे। तो व्यवहारवादियों के एक तरह से विपरीत है संज्ञानात्मकतावादियों का की कार्यशैली। इनका कहना यह है कि व्यक्ति स्वयं सीखता है, उसको सिर्फ हम सहायक के रूप में रहें या फिर मार्गदर्शक के रूप में रहें, ना कि उस पर किसी ज्ञान को थोपा जाए। इस प्रकार से इन अधिगम सिद्धांतों के विषय में हमने चर्चा किया। आवश्यकता अनुसार इसमें अगर आपको लगेगा किसी बिंदु पर फिर से चर्चा करना है, जैसे हमारे एक साथी ने, एक अध्येता ने हमें वैयक्तिक रूप से पूछा था, तो हमने इसमें चर्चा कर लिया शुरू में, तो आप हम इसमें कमेंट बॉक्स में या जैसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो हम उसमें विस्तृत चर्चा आगे कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। यह 60वें व्याख्यान में हमने इसके बारे में, सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। अगले व्याख्यान में हम इससे आगे की बिंदु, विकास प्रक्रिया, अधिगम और विकास, इन दोनों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। विगत कई वर्षों के प्रश्नों को मैंने देखा, तो अब हम मानव विकास क्रम के विषय में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आपको कोई संदेह हो, कोई सुझाव हो या आपका कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि अगली कक्षा में हम आपसे फिर उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद सभी को।